हेलो एवरीवन। आज हम 15 जून 2025 के द हिंदू के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो हमारी न्यूज़ क्या रहेंगी? सबसे पहले होगी कि एक नए स्पाइडर की खोज की गई है जिसे जंपिंग स्पाइडर का नाम दिया गया है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे CSIR ने एक नए नाश्ते की खोज करी है तो जो कि मिलेट का बना हुआ, मतलब बाजरा का, तो उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। इसके बाद है सोशल मीडिया का जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल हर एक चीज़ मतलब ऑनलाइन डिजिटल रूप से हर एक चीज़ को लागू किया जा रहा है, तो उसी तरह से जो सोशल मीडिया का मतलब यूज़ है वो लगातार इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि एक रिपोर्ट पाई गई, मतलब रिपोर्ट में देखा गया केरल में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ जो कृषि थे वो कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि वो ऐसा यूज़ क्यों कर रहे हैं, उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा ये पहला टॉपिक है न्यू स्पीशीज़ ऑफ जंपिंग स्पाइडर डिस्कवर्ड। मतलब कि जंपिंग स्पाइडर है जो उसकी नई स्पीशीज़, नई प्रजातियां की खोज की गई है। इट इज़ पॉसिबली द फर्स्ट टाइम दैट द जेनरा स्पैटुअस एंड सोनोइटा ग्रुप्स ऑफ द स्पैटियंस सब फैमिली हैव बीन फाउंड इन इंडिया। मतलब कि पहली बार हुआ है कि इंडिया में जंपिंग स्पाइडर मतलब उसकी खोज करी गई है, उनकी नई प्रजातियां की। दे आर नोन फॉर हंटिंग स्किल्स एंड वेब इन्वेजन टैक्टिक्स। मतलब कि वो हंटिंग स्किल्स के लिए जानी जाती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसे होते हैं स्पाइडर। चर्चा में क्यों है? जो कूदने वाली मकड़ी होती है जंपिंग स्पाइडर, उसकी खोज की गई है। अगर हम खास तौर पर देखें तो केरल विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ता है उन्होंने पश्चिम घाट के शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य में एपिडेलेक्सिया जीन्स की दो नई प्रजातियां, एपिडेलेक्सिया जिसे फॉल्सीफॉर्मिस और एपिडेलेक्सिया पैलसिट्रिस की खोज की है। ये उनके नाम हैं, ध्यान में रखिएगा। दोबारा एक बार देख लेते हैं। एपिडेलेक्सिया फॉल्सीफॉर्मिस ये पहला नाम है। दूसरी प्रजाति कौन सी है? एपिडेलेक्सिया पैलसिट्रिस। तो इन नई प्रजातियां की नई स्पीशीज़ की खोज हुई है। ये खोज दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 के बीच की गई है। मकड़ियों की जो मादा है, मतलब मकड़ियों की जो मादाओं पर पीले त्रिकोणीय निशान पाए गए हैं, ऐसी मकड़ियों पर, जो कि इन्हें अट्रैक्टिव बनाते हैं। ये पश्चिम घाट से मतलब इनकी खोज की गई है और वहाँ की जो जैव विविधता है उसको दर्शाती है और इससे संरक्षण की भी ज़रूरत है। और अगर हम और ज़्यादा खोजें देखें तो दक्षिण भारत में तेनकाना चेन्स की जो जंपिंग स्पाइडर की खोज की गई है, जिसमें तेनकाना जयमंगली प्रजाति भी शामिल है। इसका नाम कर्नाटका जी की जो जयमंगली नदी है, कर्नाटका में एक जयमंगली नदी बहती है, तो उसके नाम पर इसको रखा गया है। ये प्रजाति तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पाई गई है। तो इन सभी स्टेट्स में, और एक ये यूटी है पुदुचेरी, तो उसमें ये जंपिंग स्पाइडर जो है इसकी जो प्रजाति है वो पाई गई है। अगर हम पश्चिम घाट की जैव विविधता के बारे में बात करें, मतलब कि भारत का जो पश्चिम एरिया है, पश्चिम घाट है, आपको पता ही होगा, ये है हमारा भारत का मैप। तो यहाँ पर जो है इसको हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं और यहाँ का जो है वो ईस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट में जो भी जैव विविधता है, मतलब हर अलग अलग प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं, तो उनके बारे में सबसे पहले हम वनस्पति के बारे में देखेंगे कि वहाँ पर जो वनस्पति है उसमें क्या विभिन्नता है। पौधे की प्रजातियाँ लगभग 7400 पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं पश्चिम घाट में, और जिनमें लगभग 5600 स्थानिक हैं, एंडेमिक, मतलब यहीं पर जो उगने लगे थे। और यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय मतलब कि जहाँ पर वर्षा होती रहती है, शुष्क जहाँ पर खुश्की होती है ना, सूखे का मौसम होता है, पनोपाती वन और जो शोला ग्रास लैंड है, ऐसी जो वनस्पतियां हैं पाई जाती हैं। तो पश्चिम घाट में 7400 पौधों की प्रजातियां, 5600 वहाँ पर स्थानिक पौधे हैं। उसके अलावा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, मतलब जिनमें जो वर्षा होती रहती है। शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, शोला ग्रासलैंड। तो ये सभी जो भी वनस्पति है पश्चिम घाट में पाई जाती है। इसमें महत्वपूर्ण अगर हम पौधों के नाम देखें तो नीम, शीशम, साल, औषधीय पौधे, जिसमें सर्पगंधा, अश्वगंधा, आपने सुना ही होगा अश्वगंधा का तेल या अश्वगंधा की दवाई है ना, सर्पगंधा, तो ये सभी वहीं से पाए जाते हैं।
इनमें दुर्लभ ऑर्किड और फर्न भी पाए जाते हैं। तो ये सभी नाम हैं पौधों के। स्थानिक प्रजातियां कौन सी हैं? 35% पौधों की प्रजातियां केवल पश्चिम घाट में ही पाई जाती हैं। मतलब कि 35%, आप खुद सोचिए, इतनी ज़्यादा प्रजातियां सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही पाई जाती हैं। इसके अलावा जंतु विविधता के बारे में, जहाँ पर स्तनधारी मतलब कि मैमल्स जो होते हैं वो 139 जो स्तनधारी प्रजातियाँ हैं, इसमें कई स्थानिक भी हैं, जैसे कि नीलगिरी, तहर, लॉयन टेल्ड मकाक, मालाबार सिवेट, बाघ, तेंदुआ, भारतीय गौर जैसे बड़े स्तनधारी भी पाए जाते हैं यहाँ पर। पक्षी इनमें लगभग 508 पक्षियों की प्रजातियाँ, जिसमें नीलगिरी जो है नीलगिरी, फ्लाई कैचर, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल और भी स्थानिक प्रजातियाँ, मतलब कि ये पक्षी हैं। और हमने ऊपर जो पढ़े थे ये मैमल्स होते हैं, जो जानवर जिन्हें बोल देते हैं जीव जंतु, जो बाघ, तेंदुआ और भारतीय गौर जो है वो वाले। सरीसृप और उभयचर, 179 सरीसृप और 157 उभयचर प्रजातियां, जिसमें 60% से ज़्यादा जो है स्थानिक है, जैसे कि पर्पल फ्रॉग और कोचिन फॉरसेट, केन टॉड जैसी अनोखी प्रजातियां। तो ये सभी प्रजातियां हैं वहाँ पर अजीबोगरीब नाम से पाई जाती हैं। मकड़ियाँ और कीट, अगर हम मकड़ियों में देखें तो एपिडेलैक्सिया और तेनकाना जेन्स की जंपिंग स्पाइडर प्रजातियां, जो कि इस क्षेत्र की माइक्रो जैव विविधता को दर्शाती है। मतलब कि वहाँ पर छोटे छोटे जो जीव हैं उनमें जो ये स्पाइडर है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, और उनमें भी अभी जो जंपिंग स्पाइडर की खोज की गई है एक नई प्रजाति की। जैव विविधता के हॉटस्पॉट वहाँ पर कितने हैं? वेस्टर्न घाट में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, क्योंकि यहाँ पर प्रजातियों की उच्च स्थानिकता और मानवीय गतिविधियों से खतरा दोनों मौजूद है। यह क्षेत्र कई पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन देता है, जैसे कि सदाबहार वन यहाँ पाए जाते हैं, घास के मैदान, आर्द्र भूमि, जो कि विभिन्न प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करते हैं। अब इनके संरक्षण के लिए क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं? सबसे पहले खतरा होता है कि कहीं भी जब वन होते हैं तो सरकार अभी क्या कर रही है, मतलब डेवलपमेंट के नाम पर जो अच्छे खासे वन हैं, जहाँ की प्रजातियों को मतलब जिस जगह को संरक्षित करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर ही वनों की कटाई हो रही है, ऊपर से माइनिंग की जा रही है। फिर क्या अर्बनाइजेशन हो रहा है, वनों को काटकर वहाँ पर बिल्डिंगें, वहाँ पर बड़े बड़े मॉल, ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं, कृषि विस्तार हो रहा है। तो इससे क्या जो जैव विविधता है वहाँ पर खतरा है, क्योंकि जो जंगल होते हैं वो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, लेकिन जंगलों को काटकर यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी मतलब कंपनियाँ अपने जो ऑफिस स्थापित कर रही, मतलब अपनी फैक्ट्रीज खोल रही हैं, और उसके साथ कृषि का अगर विस्तार करना है तो भी क्या हो रहा है कि जंगल काटकर वहाँ पर कृषि की जा रही है। जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, उससे भी प्रजातियों के आवास को प्रभावित हुआ जा रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि नॉर्थ इंडिया में 40+ डिग्री टेम्परेचर किसी भी मतलब गर्मी के मौसम में चला जाए। तो आज का समय ऐसे आ चुका है कि 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर पहुंच चुका है नॉर्थ इंडिया में ही। तो आप खुद सोचिए जलवायु में एकदम से कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तो ये परिवर्तन कुछ आम परिवर्तन नहीं है, ये परिवर्तन हमारे ही जो कुदरत के साथ, हम जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो उसी का नतीजा है जो आज टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। एसी की इतनी ज़्यादा वरतों की जा रही है। अगर आप एसी की बजाय पौधे लगाएंगे, मतलब पेड़ लगाएंगे, तो वो आपको, अगर आप एक पेड़ लगाते तो वो 10 एसी के बराबर होता है। लेकिन फिर भी लोग क्या करते, पेड़ लगाने की बजाय उन्हें काटकर वहाँ पर अपनी बड़े बड़े महल, बिल्डिंग, घर स्थापित किए जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ खोली जा रही हैं, और उन फैक्ट्रियों में फिर एसी लगाए जा रहे हैं, और उन फैक्ट्रियों से जो वेस्ट निकलता है, केमिकल वगैरह जो कुछ भी, वो सारा नदियों में बहाया जाता है, जिससे क्या हो रहा है, पानी प्रदूषण हो रहा है। मतलब कि वैसे तो पोल्यूशन हो ही रहा है, साथ में हम वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, हर एक तरह का पोल्यूशन किए जा रहे हैं। तो ये इंसान की फितरत है कि जिस चीज़ की, मतलब जो चीज़ जब तक पास होती है तब तक कदर नहीं होती। जब हमारे पास कुछ नहीं होगा, पेड़, पानी, पौधे कुछ नहीं होगा, तो फिर हमें उसकी बहुत वैल्यू होगी। तो ऐसे में आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वनों की कटाई बिल्कुल ना करें। मतलब अगर ज़रूरत है वनों की कटाई करें, फिर वहाँ पर और पेड़ लगा दें, ताकि फिर वो बाद में भी काम आए। ऐसा नहीं कि एक तरफा आप पेड़ काटी जाओ और एक भी पेड़ लगाओ ना। अगर आपको पेड़ की ज़रूरत है, आप काटो, कोई बात नहीं। आपको ज़रूरत होगी, कोई सामान बनाना है, कुछ बनाना है, लेकिन उसकी जगह आप नए पेड़ भी लगा सकते हैं।
उसके अलावा माइनिंग की जा रही है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो आदिवासियों का क्षेत्र है वहाँ पर माइनिंग के नाम पर उनसे मतलब उनकी जो भी वन भूमि है उन पर कब्जा किए जा रही है, जंगलों को काटकर शहरीकरण हो रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बन रही हैं। तो इन सभी से बहुत ही ज़्यादा खतरा है हमारी जो जैव विविधता है किसी भी क्षेत्र में जो पाई जाती है। संरक्षण के प्रयास क्या हैं? अगर हम प्रयास देखें तो पश्चिमी घाट में 20 से ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य बनाए गए हैं, जैसे कि पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। तो ये सभी कुछ उद्यान भी सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन आज जो सरकार की जो गतिविधियाँ वो ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि इन अभयारण्यों का भी इतना ज़्यादा कोई मतलब रोल नहीं दिख रहा है। सरकार और गैर सरकारी संगठन जो हैं संरक्षण के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही में अगर देखा जाए तो सरकार क्या कर रही है, वनों की कटाई भी कर रही है। अब देखिए इनका अगर हम देखें इन प्रजातियों का सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी महत्व क्या है। पश्चिमी घाट जो है भारत की कई प्रमुख नदियों जिसमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी उनका उद्गम स्थल है, मतलब जहाँ से वो शुरू होती हैं, ओरिजिन है उनका। जो पश्चिमी घाट है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का, जो कि लाखों लोगों के लिए जल और आजीविका का स्रोत है। जैसे कि नदियों के पानी से क्या होता है कि जो भूमि होती है वो उपजाऊ होती है आसपास की, वहाँ पर कृषि की जा सकती है, लोगों को पीने के लिए जल मिलता है। तो ये सभी कहाँ पर है? पश्चिमी घाट से इन सभी का ओरिजिन होता है। यहाँ पर स्थानीय जनजातियों के लिए सांस्कृतिक और अत्यधिक महत्व रखता है। मतलब ये क्षेत्र जो है पश्चिमी घाट, वो जनजातियाँ वहाँ पर जो रहती हैं, जो ट्राइब्स होते हैं, उनके लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि उनका क्या होता है, वो प्रकृति की पूजा करते हैं। तो इसी तरह वो किसी न किसी रूप में जंगलों की इन जो भी विविधताएं पाई जाती प्रजातियाँ, तो इन सभी की पूजा या उनका एक विश्वास होता है, तो उनकी संस्कृति को डिस्क्राइब करती है। उनका आध्यात्मिक जो महत्व है उनके लिए बहुत ज़्यादा है वहाँ के आदिवासियों के लिए। अभी हमने देखा हाल ही की खोज जो जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति जिसमें एपिलेडेक्सिया, फॉर्मिस और तेनकाना जयमंगली की खोज की गई है। ये एक बहुत मतलब अनूठी खोज है, एक बहुत ही अपने आप में डिफरेंट है। नए उभयचर और सरीसृप प्रजातियों की खोज नियमित रूप से हो रही है। अभी और भी प्रजातियों की खोज की जा रही है, जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इस क्षेत्र को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़, मिलेट मीट्स न्यूट्रीबार एज CSIR लैब डिवेल्प्स न्यूट्रिएंट रिच स्नैक। तो CSIR की जो लैब है उसने न्यूट्रिएंट रिच स्नैक को डेवलप किया, मतलब बनाया है। इसको चर्चा में क्यों है? जैसे कि हम पढ़ ही रहे हैं कि CSIR जो है राष्ट्रीय अंतर विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान है, उनने पोषक तत्वों से भरा हुआ न्यूट्री बार विकसित किया जो कि मिलेट यानी कि बाजरे का बना हुआ है। ये न्यूट्री बार जो सामग्री है प्राकृतिक नेचुरली जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिसमें बाजरा, नट्स और बीजों से बना हुआ है। कोई सिंथेटिक एडिटिव्स या संरक्षक या रिफाइंड शुगर वगैरह नहीं ऐड किया गया, मतलब इसको बिल्कुल नेचुरली तैयार किया गया है। प्रत्येक जो बार है इसका 228.66 किलो कैलोरी ऊर्जा और प्राकृतिक प्रोटीन प्रदान करता है। मतलब बार मतलब कि जो इसका एक पीस होता है, प्रत्येक जो न्यूट्रिएंट बार होता है उसमें 228 किलो कैलोरी ऊर्जा है और जो प्रोटीन है वो भी इसमें है, मतलब जितना ज़रूरत के लिए चाहिए प्राकृतिक प्रोटीन है। इसमें उच्च मात्रा में फाइबर है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ये स्वास्थ्य के प्रति उपभोक्ता के लिए एक आदर्श नाश्ता, मतलब एक जो आइडियल जो ब्रेकफास्ट होता है ना वो है। इसकी तकनीक को एक तिरुवल्ला आधारित निजी फर्म ने व्यावसायिक उत्पादन के लिए हस्तांतरित किया गया है। CSIR जिसको सेंट्रल फूड CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मैकडोनल्ड्स इंडिया के साथ मिलकर एक मल्टी मिलेट बुन भी लॉन्च किया है, जिसमें बाजरा, रागी, ज्वार, प्रोसो, कोदो जैसे 5 पोषक तत्व शामिल हैं। ये बुन फाइबर, विटामिन और खनिजों से समृद्ध है और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स प्रदान करता है, जो कि स्वास्थ्यवर्धक फास्ट फूड विकल्प के रूप में उपयुक्त है। अब हम बात करते हैं CSIR के बारे में। हमने ये तो देख लिया कि कौन सा मतलब न्यूट्रिएंट बार उसको विकसित किया गया है जिसमें पोषक तत्व भरे हुए हैं।
और ये मिलेट से तैयार किया गया है, बाजरा से। CSIR क्या है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारत सरकार के जो विज्ञानी और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक अनुसंधान और विकास का एक संगठन है। 1942 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। भारत का सबसे बड़ा ये एक संगठन है, नेटवर्क है, जिसके पास 37 राष्ट्रीय प्रयोगशाला है, मतलब कि जो नेशनल लैब्स हैं 37 हैं और 39 के आउटरीच सेंटर हैं। इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। इसका उद्देश्य क्या है कि वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक खोजें करना, तकनीकी नवाचार को बढ़ाना, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। इससे क्या होगा? सामाजिक आर्थिक प्रगति होगी। भारत क्या होगा? आत्मनिर्भर बनेगा। अनुसंधान क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है, जैसे कि खाद्य और पोषण में, स्वास्थ्य में, पर्यावरण और रसायन विज्ञान में। तो इसमें खाद्य और पोषण में पोषक तत्वों से जो उत्पाद मतलब बनते हैं, जैसे कि बाजरे आधारित न्यूट्रीबार और मल्टी मिलेट बुन, तो ये इसके द्वारा मतलब विकसित किए गए हैं। स्वास्थ्य में जैसे दवाएं, टीके और डायग्नोसिस, इनकी खोज करता है। पर्यावरण में जो सतत प्रौद्योगिकियां, अपशिष्ट प्रबंधन है, उस पर ये ध्यान देता है। रसायन विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, एरोस्पेस, ऊर्जा, उन्नत सामग्री, नवीकरणीय ऊर्जा, तकनीकी समाधान, ये सभी इसके उद्देश्य हैं, मतलब इसके क्षेत्र हैं। इसकी अगर हम अचीवमेंट्स देखें तो भारत में पहली बार स्वदेशी दवाई मलेरिया के लिए और टीकों का विकास किया गया था। कोविड-19 के दौरान डायग्नोसिस किट्स और PPI विकसित करना, ये भी एक अचीवमेंट है। बाजरे जैसे पोषक अनाजों को बढ़ावा देना, खाद्य सुरक्षा में योगदान होगा। पेटेंट, जिसमें CSIR के नाम 4000 से अधिक पेटेंट हैं। प्रमुख प्रयोगशाला कहाँ पर है? CSIR NIIST तिरुवनंतपुरम, जहाँ पर खाद्य प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, इसका काम किया जाता है। इसके अलावा CFTRI मैसूर में खाद्य अनुसंधान और नवाचार की खोज होती है। पालमपुर में हर्बल और जैव प्रौद्योगिकी की खोज की जाती है। वाणिज्यीकरण अगर देखें तो CSR की तकनीकों को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किया गया है, मतलब प्राइवेटाइजेशन, जैसे कि न्यूट्रीबार और मल्टी मिलेट बुन के लिए। तो इसमें जो प्राइवेट कंपनी है वो इसमें साथ में कोलैब करके ही इन चीज़ों को विकसित कर रहे हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण, CSIR के जो वैज्ञानिक है, शोधकर्ता छात्रों को प्रशिक्षण देता है। JRF SRF जैसे फेलोशिप प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। अब हमारी है नेक्स्ट न्यूज़। हाउस होल्ड्स इन केरला डिपेंड मोर ऑन सोशल मीडिया फॉर एग्रो एडवाइजरीज, मतलब कि कृषि सलाह के लिए केरला के जो वहाँ के जो किसान हैं वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। तो एक रिपोर्ट में ये पाया गया है। कृषि संबंधी जो भी तकनीकी सलाह, उसके लिए सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। किसानों के बीच कृषि सलाह का प्रमुख स्रोत बन चुका है सोशल मीडिया। इसके अलावा रेडियो, टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, स्मार्टफोन आधारित ऐप्स, इसकी जगह है सबसे पहली जगह सोशल मीडिया को। इससे क्या पता चलता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से सोशल मीडिया, किसानों का नवीनतम कृषि तकनीक, मौसम की जानकारी, बाजार संबंधी जानकारी सभी सोशल मीडिया से प्राप्त की जाती है। 2024-25 का डेटा है, जिसमें ये दिखाया गया कि 1000 कृषि परिवारों में से 355 तक था जो कि सोशल मीडिया पर अपनी कृषि संबंधी सलाह लेते थे। सोशल मीडिया के बाद आता है रेडियो, टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस पे प्रति 1000 पर 327, और इधर प्रिंट मीडिया 1000 में 213, स्मार्टफोन में 1000 में से 146 इनकी जगह रही है। तो ये डेटा है, मतलब सबसे पहले है सोशल मीडिया, उसके बाद आता है रेडियो में भी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर आता है प्रिंट मीडिया, उसके बाद ऐप। तो इन सभी का सीक्वेंस ऐसे है। इससे क्या पता चलता है कि कृषि विस्तार में डिजिटल और जनसंचार चैनल का जो महत्व है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 2018-19 और 23-25 के बीच कृषि परिवारों द्वारा जो तकनीकी सलाह तक पहुंच थी उससे तुलना की गई तो पता चला कि जो अभी मतलब आज के समय में सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सरकारी विस्तार कार्यक्रम जैसे कि ATM में और स्मार्टफोन आधारित सूचना, ऐसे मामलों में वृद्धि हो रही है। अब देखिए सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो इसके क्या क्या लाभ हैं हमारे सोशल मीडिया का। अगर देखा जाए तो इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि अगर कोई सोशल मीडिया का मिसयूज़ करने लग जाए तो फिर उसके लिए तो बहुत ख़तरनाक है।
सोशल मीडिया के लाभ क्या है? सबसे पहले हम लाभ देखते हैं। जानकारी का त्वरित प्रसार, मतलब कि जो जानकारी है उसको इमीडिएट मतलब पहुंचा देता है एक जगह से दूसरी जगह। किसानों को नवीनतम कृषि तकनीक, मौसम अपडेट, बाजार मूल्यों की जानकारी तुरंत इमीडिएट मिल जाती है। जो एक्सपर्ट्स है वहाँ तक पहुँच, कृषि विशेषज्ञ जो होते हैं, वैज्ञानिक, अनुभवी किसानों से सीधे सलाह प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी समस्या का जो त्वरित समाधान होता है। सामुदायिक नेटवर्किंग, सोशल मीडिया मंच जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब किसानों को एक दूसरे के साथ जुड़ने का अनुभव, टेक्निक, सफलता की कहानियाँ उनसे साझा की जाती है, जिससे क्या होता है कि उनकी समुदाय का नेटवर्क है वो आपस में बढ़ता है। कम लागत होती है, सोशल मीडिया पर मुफ्त भी काम चल जाता है, कम लागत वाला संसाधन है जिसे पारंपरिक प्रशिक्षण या सलाह सेवाओं की तुलना में अधिक सुलभ माना जा सकता है। क्योंकि पुराने समय पर जब सोशल मीडिया नहीं होता था तो उस समय हर एक काम में देरी बहुत हो जाती थी। एक तो जानकारी पहुंचाने में देरी, दूसरा एक्सपर्ट्स तक पहुंच इतनी आसान नहीं थी कि आज हम घर बैठे ही एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम पुराने समय की बात करते तो उस समय पर जो भी हमें एक्सपर्ट या विशेषज्ञ या साइंटिस्ट कुछ भी सलाह लेनी होती थी तो हमें उनसे मिलने ही जाना पड़ता था, क्योंकि सोशल मीडिया का इतना क्रेज़ या सोशल मीडिया डेवलप ही नहीं हुआ था। इसमें सामुदायिक नेटवर्किंग, मतलब कि जब सोशल मीडिया के थ्रू किसान सभी एक दूसरे से मिलते जुलते अपनी टेक्निक शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर किए जाते हैं, एक दूसरे को कहानियाँ अपनी साझा करते हैं, तो इससे क्या होता है उनका एक्सपीरियंस, अनुभव बढ़ता जाता है। लागत इसकी कम होती है, इसका कॉस्ट प्राइस कम होता है, जैसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सी सेवाएं दी जाती हैं। जब हम गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं, आप किसी भी आप फसल के बारे में, किसी भी आप फसल का जो बीज है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको फ्री में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो, पोस्ट और लाइव स्रोतों के माध्यम से किसानों को दृश्य व्यवहारिक जानकारी मिलती है, मतलब देखने की, और जो असल में व्यवहारिक एक्चुअल जो जानकारी होती है वो मिलती है वीडियो, पोस्ट और लाइव स्रोत जो होते हैं उसके माध्यम से। बाजार में जागरूकता, किसान अगर सोशल मीडिया का यूज़ करेगा तो बाजार के रुझान, मांग और नए अवसरों के बारे में उसको जानकारी मिलती रहेगी। प्रशिक्षण और जागरूकता, कई सरकारी, गैर सरकारी संगठन जो हैं सोशल मीडिया पर प्रशिक्षण सामग्री, जागरूकता अभियान चलाते हैं जो कि किसानों के लिए लाभकारी होते हैं। अब हम बात करेंगे जो डिजिटल मतलब कृषि के लिए बहुत से ऐसे ऐप लॉन्च किए गए हैं सरकार के द्वारा भारत में, जिसके जरिए जो कृषि है उसकी पहुंच को आसान किया गया है, मतलब उसको हर एक प्रकार की सुविधा ऑनलाइन दी जाए, इसके लिए बहुत से ऐप लॉन्च किए गए हैं। जिसमें सबसे पहला ऐप आता है PM किसान मोबाइल ऐप। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? घर बैठे ही सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल जाती है, आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वित्तीय सहायता भी मिलती है। ये बागवानी और जो कृषि गतिविधियां उनके लिए ये उपयोगी है, PM किसान मोबाइल ऐप। इसका लाभ क्या होता है कि जो योजनाएं हैं, जो भी पॉलिसीज सरकार के द्वारा लॉन्च की जा रही हैं तो उस पर आसानी से पहुंच हो जाएगी, समय पर अपडेट मिलती रहेगी और इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ऑनलाइन हर एक काम में ट्रांसपेरेंसी होती है। अब देखिए किसान सुविधा ऐप, यहाँ पर मौसम की जानकारी, फसल को कैसे प्रबंधन, कैसे उसको स्टोर करना है, कीट को कैसे नियंत्रण करना है, बाजार मूल्य जो भी है मतलब मार्केट प्राइस क्या है उसकी जानकारी मिलती है। विभिन्न भाषाओं में, मतलब ये अलग अलग भाषा में है, जैसे कि भारत में 22 भाषाओं को मान्यता मिल चुकी है, हमारे संविधान में दी गई है, 22 भाषाओं को ऐड किया गया है। तो उसी अकॉर्डिंग ये 22 प्लस कुछ और भी भाषाएं हो सकती हैं, तो इन सभी में ये इसकी जो भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं। किसानों को खेती के वैज्ञानिक तरीकों के बारे में पता चलता है, जानकारी बाज़ार की जानकारी रहता है, उससे कनेक्ट करने में आसानी होती है, जिससे उसको कोई भी फैसला लेना उसे आसान होता है। मतलब जैसे कि ऑनलाइन अगर आप किसी भी फसल का रेट देखेंगे तो किसान को पता चलेगा कि इस फसल का जो रेट है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो वो उसी अकॉर्डिंग उत्पादन करना शुरू करेगा। तो ये किसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ऐप्स है। इफ़को किसान कृषि योजना है, ये 2015 में लॉन्च हुआ था। ये कृषि सलाह, मौसम अपडेट, बाजार मूल्य, कॉल सेंटर, हेल्पलाइन भी प्रदान करता है। अगर किसी को कुछ नहीं भी समझ आ रहा है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो के माध्यम से जानकारी, सभी तरह से जानकारी दी जाती है।
इसमें अनुकूली जानकारी होती है, हेल्पलाइन के ज़रिए सहायता की जाती है, तो ये इसका बहुत बड़ा लाभ है। मेघदूत ऐप, ये भारतीय मौसम विभाग और ICAR के द्वारा कोलैब करके विकसित की गई है। मौसम की जो पूर्वानुमान, मतलब पहले से अनुमान लगाना कि अगर किसी किसान ने कोई भी फसल बोनी है तो मतलब फसल बीजनी है तो उसके लिए जो मौसम है उसको कैसे मौसम की ज़रूरत है, वो मौसम कितने दिनों तक होगा, या फिर कहीं कोई मतलब कि बारिश की संभावना है या नहीं, तो ये सभी जानकारी जो सभी तरह की सलाह मेघदूत ऐप के ज़रिए मिलती है। समय पर मौसम की जानकारी मिलने से जो भी फसल का नुकसान होना होता है वो बच जाता है, मतलब कि फसल का नुकसान कम होता है अगर जानकारी पहले से होगी तो। उसके अलावा नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम NPSS, ये मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल है, तो एक ये वेबसाइट है, उसके माध्यम से 61 फसलों के लिए कीट की पहचान और 15 फसलों के लिए उपचार प्रदान करता है। मतलब कि कीट की पहचान जो है 61 फसलों के लिए ये जानकारी मिलती है और 15 फसलें ऐसी हैं जिनके लिए उपचार करने की मतलब कि सॉल्यूशन की ये सलाह देता है। कीट प्रबंधन में सहायता मिलती है। नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम से फसल की गुणवत्ता और उपज में सुधार होता है। महाविस्तार ऐप जो कि महाराष्ट्र में है, AI आधारित है। ये चैटबॉट फसल की बुआई, कीट नियंत्रण और मौसम की जानकारी प्रदान करता है। इसका लाभ क्या है? त्वरित सवालों के जवाब और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी जाती है महाविस्तार ऐप से। इसके अलावा एक है बिहार कृषि ऐप, जो कि किसानों को सरकारी योजनाएं, कोई भी पॉलिसीज़ होती है वो किसानों को पैसे कैसे पता चलेंगे, मतलब अगर किसानों तक जल्दी पहुंच बनानी हो तो सोशल मीडिया एक अच्छा रास्ता है जिसके ज़रिए किसानों तक पहुंच बनाई जा सकती है। मौसम का जो बाज़ार मूल्य है, मौसम की जानकारी, वित्तीय सेवाएं, उन सभी की जानकारी ऑनलाइन दी जाती है। और बिहार कृषि ऐप में आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। जितने भी ऐप हैं आप सभी में घर बैठे आप किसी भी पॉलिसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका लाभ क्या होगा? जो विभागीय सुविधाएं वहां तक कृषि की पहुंच, जो किसानों की पहुंच है वो आसान हो जाएगी। डिजिटल प्रोफाइल बनकर योजनाओं का लाभ उन्हें मिलता रहेगा। मतलब कि एक तरह से आपकी अगर वेबसाइट पर कोई भी आपकी डिजिटल प्रोफाइल बन जाती है तो उससे क्या होगा कि आपको जो भी भविष्य में आने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा, जो भी योजनाएं लॉन्च की जाएंगी तो वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। मतलब आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कि अभी कौन सी योजना लॉन्च की गई है, उसका क्या फ़ायदा, मतलब उसमें क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ नहीं। तो ये सभी बहुत फ़ायदेमंद ऐप हैं। अब अगर हम देखें तो सोशल मीडिया के साथ साथ डिजिटल कृषि ऐप्स को भी उपयोग जो है वो बढ़ता जा रहा है केरल में। ये ऐप्स स्थानीय भाषा मलयालम में भी जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है किसानों को समझने में और लागू करने में आसानी होती है। क्योंकि जब किसी को हम उसकी भाषा में समझाएंगे तो उसको ज़्यादा आसानी होगी, बल्कि जब हम ऐसा ना हो कि कोई भाषा और जानता, कोई हिंदी भाषा बोलता, हम कोई और बोल रहे हैं ना, तो उसको समझ नहीं आएगा। तो इसी वजह से जो ये ऐप है, मतलब सोशल मीडिया जो केरल में है, उसमें मलयालम भाषा में सभी जानकारी मिल सकती है। मेघदूत और किसान सुविधा जैसे ऐप है वो मौसम, फसल प्रबंधन की जानकारी देकर नारियल, काली मिर्च, रबड़ जैसी स्थानीय फसलों के लिए उपयोगी हैं। मतलब नारियल, काली मिर्च और रबड़ जैसी जो स्थानीय फसलें हैं वहाँ पर, तो कैश क्रॉप्स जो होती हैं उनके लिए ये ऐप जो मेघदूत और किसान सुविधा ऐप बहुत उपयोगी रहेंगे। तो ये था हमारा आज का जो द हिंदू के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमने स्पेशली यही देखा कि 2 तो नई खोजें की गई हैं, जिसमें एक मल्टी न्यूट्रेंट एक जो बार लॉन्च किया, मतलब नाश्ता लॉन्च किया गया, दूसरा जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज की गई है, और तीसरा हमने ये रिपोर्ट में देखा कि केरल में सोशल मीडिया पर कृषि का जो निर्भरता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर हम केरल के अलावा भी बाकी भारत के भागों में देखें तो वहाँ पर भी जो ऑनलाइन डिजिटल मीडिया के थ्रू, मतलब डिजिटलाइजेशन होने के साथ साथ किसानों को जो पहुँच है, किसानों की पहुँच है वो आसान होती जा रही है। उन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी अब घर बैठे कुछ ही मिनटों, सेकंडों में प्राप्त हो जाती है। तो इससे सोशल मीडिया के बहुत फ़ायदे भी हैं, लेकिन अगर इसका मिसयूज़ किया जाएगा युवा पीढ़ी के द्वारा या किसी के द्वारा भी, तो फिर इसके नुकसान हो सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपने कल की न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।